अध्येताओं इग्नू द्वारा संचालित डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा पर अंतरराष्ट्रीय संबंध के परिचय बीपीएससी 134 से संबंधित पूर्व के काउंसलिंग में आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों से परिचय कराते हुए आज हम खंड 4 में प्रवेश कर रहे हैं। खंड 4 3 इकाइयों में है, जिसमें इकाई 12 संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्यों पर प्रकाश डालती है। इकाई 13 आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों पर प्रकाश डालती है, जिस पर ब्रेटन वुड्स संस्थानों ने चर्चा की थी। इकाई 14 क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद के बारे में है। मूलतः यह खंड अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, अर्थात ऐसे संगठन जो द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ समय पूर्व या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुखतया संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में बनाए गए और जिसमें विश्व के समस्त देशों ने अपनी ऐच्छिक सदस्यता ली। तो सर्वप्रमुख तो हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में इकाई 12 में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, सिद्धांत, इसकी प्रमुख उपलब्धियां और विफलताओं और इसके भविष्य की संभावनाओं का परिशीलन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यह उस समय 51 देशों के साथ स्थापित किया गया, अर्थात इसके मूल सदस्यों की संख्या 51 थी। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारत भी इसके मूल संस्थापक सदस्यों में से एक था। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़ते बढ़ते आज 193 राज्यों या देशों के साथ हो गई है। अध्येताओं, इस बात पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि राज्य शब्द आता है तो वह किसी एक देश के समान है या उसका समानार्थी है। सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा, जो उसका एक प्रमुख अंग है, वह अपने प्रत्येक वार्षिक सत्र का उद्घाटन करती है और 3 सप्ताह इसका अधिवेशन चलता है। यह अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण होता है कि चूंकि महासभा को दुनिया की संसद कहा जाता है, इस प्रकार इस बहस में दुनिया के सभी देशों की नजर रहती है और यह इन देशों के वैदेशिक नीति एवं कूटनीति के प्रयोग करने का एक मंच भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका देखा जाए तो शीत युद्ध के अवधि के दौरान सक्रिय रही। इसने बहुत से तनाव को शांत करने में सफलता भी प्राप्त की, किंतु कुछ समस्याएं ऐसी भी रहीं जहां पर संयुक्त राष्ट्र विफल रहा। फिर भी संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है जहां सभी देश मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौवहन की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ एकत्रित होकर उसका सामना करने के लिए भी एक मंच के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून
भी इसी मंच के माध्यम से तैयार होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा बहुत सी समस्याओं को सुलझाया जाता है। अब हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, सिद्धांत और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य संघ के चार्टर में दिया गया है, जिसके 4 उद्देश्य हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है कि लोगों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को मैत्रीपूर्ण संबंध के द्वारा विकसित करना। अगला है मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा देना और रक्षित करना। उद्देश्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रों के सामंजस्य का केंद्र बनना। इस प्रकार यदि हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को देखते हैं तो उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ाना और एक ऐसी प्रतिस्पर्धा विकसित करना जिसे स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा कही जा सके, जो समानता के आधार पर स्थापित हो। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना सिद्धांत है। इस सिद्धांत को किस प्रकार कार्य किया जाए, इसके लिए राज्यों के व्यवहार की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अनुसार राज्य संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। ऐसी स्थिति में राज्य किस प्रकार कार्य करें, इसके बारे में भी इस अध्याय में दिया गया है कि राज्य संप्रभु समानता पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कार्य करें। सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दिए गए दायित्वों को अच्छी तरीके से पूरा करना होगा। सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को या 2 राज्य आपस के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कोई भी राज्य बल का उपयोग न करे और बल के उपयोग से अर्थात सैनिक बल के उपयोग से बचने का उपाय करे। न तो कोई सदस्य राज्य के किसी भी घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करे। अर्थात इस तरीके के कार्य करने से संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य स्वयं पूरे हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने का पूर्ण कर्तव्य उसके सदस्य राज्यों पर ही निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के तौर पर कार्य कर रहा है। जैसा कि प्रत्येक संगठन में संगठन के अंग होते हैं, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संगठन में भी इसके 6 प्रमुख अंग हैं। यह प्रमुख अंग क्रमशः महासभा के रूप में है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इसे विश्व की सबसे बड़ी संसद के रूप में जाना जाता है। अर्थात महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं और वह अपने प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भेजते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। किंतु सभी सदस्यों के साथ अर्थात सभी राज्यों के साथ अर्थात
सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार होता है और उन्हें समान शक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट प्राप्त होता है। इसके बाद सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है और यह आधार है इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। वर्तमान में 15 इसके अस्थायी, 10 अस्थायी सदस्य लेकर कुल 15 सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बगैर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी कार्य करने में विफल ही रहता है। ऐसा ऐतिहासिक अवलोकन से सिद्ध भी होता है। तत्पश्चात हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अन्य संगठन या अंग, जिसे हम आर्थिक सामाजिक सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र का तीसरा संगठन है जिसमें 54 सदस्य हैं और इस संगठन के साथ इसके अनुषांगिक संगठन भी हैं, अर्थात कि यह संगठन स्वयं में एक संगठन है। इस संगठन के ही नेतृत्व में अन्य 15 विशिष्ट एजेंसियां या संगठन काम करते हैं या उनके कार्यक्रमों के आधार पर हम उन्हें एक विशिष्ट एजेंसी के नाम से बुलाते हैं, जिनमें ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे महत्वपूर्ण WHO यानी विश्व व्यापार संगठन, IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IMO, ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीग्राफिक यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इस प्रकार के करीब 15 विशिष्ट एजेंसियां हैं जो आर्थिक सामाजिक परिषद के तत्वाधान में या नेतृत्व में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम और फंड में शामिल है अंकटाड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के नेतृत्व में तत्वाधान में किए गए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है या कन्वेंशंस हैं, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। आगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यास परिषद नामक संगठन के बारे में जानेंगे। यह न्यास परिषद वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुका है, किंतु एक समय इसका काफी महत्व था। ट्रस्टी परिषद या न्यास परिषद से आशय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त होकर कई राष्ट्र राज्य आत्मनिर्णय के आधार पर स्वतंत्र हो रहे थे, ऐसी स्थिति में उनके देखभाल या उनकी सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट का बनाया गया, जो ट्रस्ट के अधीन वह एक नए शासन में प्रवेश कर अपने विकास की ओर अग्रसर होने के लिए
सहायता प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय द हेग में है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा समान रूप से चुना जाता है, और यह कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संयुक्त राष्ट्र को परामर्श भी देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करते हैं। और जब कभी दो राज्य जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उनके बीच कोई मतभेद होता है और उसे वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे वहां जाते हैं और उन पर निर्णय किए जाते हैं। सचिवालय इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि छठा एवं मुख्य अंग है। यह एक प्रशासनिक अंग है जिसके प्रशासन का मुख्य अधिकारी महासचिव है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी वह मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, अर्थात वह पूरे संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। साथ ही साथ वह सचिवालय का भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये जो 6 विशेष प्रकार के संगठन हैं और अंग हैं, यह आपस में समन्वयात्मक रूप से कार्य करते हैं और इनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सी समस्याओं को सुलझाने में काम आता है, जिसमें महासचिव की भी भूमिका प्रमुख होती है। महासचिव के रूप में सर्वप्रथम महासचिव ट्रिगबेली का नाम प्रमुख है या ट्रिगबेली थे, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जो कि ग्रीस राज्य से हैं, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में कार्यरत है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति या सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी। ये आपने यह जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ाना। शांति और सहयोग से सामाजिक और आर्थिक विकास का ही वातावरण तैयार होगा। इसी उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्य करता है। ऐसे कार्य करने में यह विभिन्न राज्यों के मध्य यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे शांति वार्ता या बातचीत के दौरान सुलझाने की पेशकश करता है और एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है। साथ ही यदि कहीं पर किसी राज्य में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को अगर कुचला जाता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के द्वारा वहां पर मानवाधिकार की सुरक्षा करता है और शांति स्थापित करता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख शरणार्थी की समस्या, मानवाधिकार की सुरक्षा, उनका आर्थिक नियोजन, विश्व स्वास्थ्य, जनसंख्या और अकाल जैसी समस्याएं भी प्रमुख मुद्दे के रूप में आ गई हैं, जिनको हल करने में संयुक्त राष्ट्र की विशेष भूमिका हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र के कार्य करने में सुरक्षा परिषद के 5 देशों का जो महाशक्तियां हैं
उनका विशेष योगदान रहता है और संयुक्त राष्ट्र के संबंधित कोई भी कार्य में इनके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु प्रमुखतया देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दो विरोधी विचारधारा वाले देश यानी अमेरिका और रूस, इनके हित सदैव एक दूसरे से टकराते रहे हैं और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ यदि कोई निर्णय लेना चाहता है किसी समस्या से समाधान के लिए और उसे सुरक्षा परिषद की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्य अपने वीटो पावर का प्रयोग करके ऐसे प्रस्ताव पर रोक लगा देते हैं। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरियाई संकट के समय उत्पन्न हुआ और ऐसे वीटो पावर में सोवियत रूस ने सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग किया। ऐसी स्थिति से बचने के लिए महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर, जिसका नाम है शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यह पारित कर कहा कि सुरक्षा परिषद के द्वारा यदि किसी प्रस्ताव को वीटो कर दिया जाए किंतु एक ऐसी परिस्थिति बन गई हो जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का या संयुक्त राष्ट्र का उस समस्या में हस्तक्षेप करना अति आवश्यक है, तो सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित न होने के पश्चात भी महासभा शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पटल पर रख सकती है और यदि वह महासभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर महासभा आवश्यक कार्रवाई करने के हेतु उस समस्या में या उस समस्याग्रस्त राज्य में हस्तक्षेप कर सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव का यूएसएसआर द्वारा काफी विरोध किया गया क्योंकि उनका कहना था कि इस प्रकार महासभा का यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के वीटो पावर पर वरीयता प्राप्त कर लेगा। किंतु सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो के अनावश्यक प्रयोग ने आखिरकार महासभा को यह प्रस्ताव पारित करने के लिए एक प्रकार से बाध्य किया और वर्तमान में एक ऐसी स्थिति है जहां यदि सुरक्षा परिषद में मतभेद होता है तो महासभा भी उस स्थिति से लड़ने में या उस स्थिति में हस्तक्षेप करने में इस प्रस्ताव का उपयोग करते हैं। शांति रक्षा संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की सफलता को यदि हम देखते हैं तो इसकी सफलता एक मिश्रित सफलता के रूप में, अर्थात या कहीं सफल है तो कहीं पर विफल भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसे राष्ट्र संघ कहा जाता है उसकी तुलना में कहीं अधिक सफल रही है। कम से कम यह तो निर्विवाद सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां उपजी उन परिस्थितियों में दो महान शक्तियां यूएसए और यूएसएसआर जिनके आपसी हित टकरा रहे थे
और वह आमने सामने थे, उनके बीच सीधी टकराव होने से रोका। कहें तो कि तृतीय विश्व युद्ध होने से कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप द्वारा रोकने में सफलता प्राप्त हुई है। और यह स्थितियां कांगो के गृह युद्ध में उत्पन्न हुई, जहां महान शक्तियों के हित आपस में टकरा गए। हंगरी के और चेक गणराज्य के संकट के समय भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, जहां पर आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। इस प्रकार कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी स्थितियों में सफल रहा है जिसने दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही प्रमुख विवादों की चर्चा यहां पर की जा रही है, जिसमें फलस्तीन का विवाद है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफलता प्राप्त भी की है और कुछ सीमा तक अभी यह मुद्दा बना भी है। फिलिस्तीन का मुद्दा सन 1947 में तब उत्पन्न होता है जब यहूदियों और अरबों के बीच एक मतभेद उत्पन्न होता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदी और अरबों के विवादों को सुलझाने के लिए फलस्तीन का विभाजन करने का फैसला किया। यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना हुई, किंतु अरब राज्यों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। अरब राज्यों ने एकत्रित होकर नवोदित राज्य इजराइल पर आक्रमण किया। यह आक्रमण सन 1948-49, 1967 और 1973 के दरमियान हुए। हालांकि इन आक्रमण को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया। इन तीनों आक्रमणों में इजराइल को सफलता मिली, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र संघ आज आंशिक रूप से सफल है। इसके पश्चात एक विवाद होता है कोरियाई युद्ध का। कोरियाई युद्ध सन 1950 में के जून में, जब दक्षिण कोरिया पर कम्युनिस्ट शासक उत्तर कोरिया के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, तो सुरक्षा परिषद ने तुरंत उत्तर कोरिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया। जिस समय यह प्रस्ताव पारित हो रहा था, उस समय यूएसएसआर, जो कि उत्तर कोरिया का समर्थक रहा है, वह सुरक्षा परिषद में अनुपस्थित रहता था। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर, या कहें ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया उत्तर कोरिया के खिलाफ और 16 देशों की सम्मिलित सेना ने दक्षिण कोरिया के समर्थन में युद्ध किया और उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा विभाजन कर दिया गया। दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध से बच गई। हालांकि कोरिया का विभाजन हुआ, फिर भी युद्ध न होने की यह एक सफलता ही रही। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और महान कार्य
या सफलतापूर्वक कार्य स्वेज संकट के समय हुआ, जब मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस, जिनकी कंपनियां स्वेज नहर के निर्माण और उसके संचालन में लगी हुई थी, उनके हित टकरा गए और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद या के द्वारा इस आक्रमण के विरुद्ध वीटो किया गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के हित थे। ऐसी स्थिति में शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा के द्वारा लाया गया और महासभा ने आक्रमण की निंदा तो की ही, साथ ही साथ सैनिकों की वापसी का आह्वान किया। अंततः गत्वा स्वेज नहर पर संयुक्त राष्ट्र ने एक समझौता सुनिश्चित कर लिया और अरबों तथा इजरायलियों के मध्य एक भीषण संग्राम होने से बच गए। इसके बाद ईरान इराक युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ काफी सफल रहा। हालांकि इस सफलता को अमेरिका की सफलता कहा जाता है और कहा जाता है कि अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट था, इसलिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। सेम 1991 के खाड़ी युद्ध में हुआ। खाड़ी युद्ध में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर दिया गया, तो यूरोपीय राज्यों ने खाड़ी के कुवैत देश को, जो तेल का एक प्रॉस्पेरस बहुत ही समृद्ध देश था, उसकी रक्षा के लिए इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन के विरुद्ध आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की, जिसको आलोचकों द्वारा अमेरिका का ही एक मिशन कहा जाता है। क्योंकि ऐसे ही समय पर इंडोनेशिया ने सन 1975 में जब पूर्वी तिमोर जैसे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो वहां पर चूंकि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ वहां पर ऐसी कोई कार्रवाई करने में असफल रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ सफलताओं और विफलताओं के दौरान उसकी यात्रा होती रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ अगर कहीं सफल हुआ है तो उसके विफलता के भी कुछ लक्षण रहे हैं, और उसके विफलता के लक्षणों के यदि कारण को देखा जाए तो उनमें स्थायी सेना की कमी का होना, दूसरा जो 5 पावर्स है, वीटो पावर्स, उनमें सर्वसम्मति का अभाव होना, धन की कमी का होना तथा सदस्य राज्यों के बीच असहयोग का होना है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है। इसके पहले जो भूमिका आपने पढ़ी वह शांति के लिए रही, अर्थात युद्ध से या संघर्ष से बचाव करने में रही। अब है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दीर्घकालिक उद्देश्य है कि शांति और सहयोग के द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राप्त करना, उसमें इसकी भूमिका कैसी रही। चूंकि संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा के मुद्दों के साथ बहुत ही गहनता से जुड़ा है, इसलिए इसका मानना है कि बगैर शांति और सुरक्षा के आर्थिक और सामाजिक भलाई या विकास नहीं हो सकता। इसलिए अपने
निर्माण के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सम्मेलनों की श्रृंखला के माध्यम से नए सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए न केवल एक मंच प्रदान किया, बल्कि ऐसी समस्याओं पर विचार करना और उनके समाधान पर एक राय बनाने का अवसर प्राप्त किया, जिसमें महिलाओं की उन्नति, मानवाधिकार, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन जैसे मुद्दे सम्मिलित रहे हैं। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन किया और सहस्त्राब्दी घोषणा की, जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसका लक्ष्य गरीबी और भूख को मिटाना है, जिसके क्रम में सितंबर 2015 में सतत विकास के लिए सतत विकास 2030 एजेंडा चलाया गया। इस एजेंडे में 17 मानक तय किए गए और उसे अपनाया गया, और यह समर्थन जुटाया गया सदस्य राज्यों के मध्य में कि दुनिया को आगे एक व्यवस्थित विकास देने के लिए हमें ऐसे एजेंडे पर कार्य करना होगा जो कि समय के अनुरूप हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका आज के समय काफी बढ़ गई है और उसने अपनी इस बढ़ी हुई भूमिका को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां और विफलताएं इसके मूल्यांकन से संबंधित है, जिसे जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक होगा। उपलब्धियों के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों में तो सबसे पहली उपलब्धि यही है कि जब उपनिवेश यानी डीकोलोनाइजेशन होता है तो ऐसे क्षेत्र में या ऐसे समय बहुत से राष्ट्र या राज्य आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हैं। ऐसे समय पर उनकी सहायता करना और ऐसे नवोदित राज्यों को आर्थिक तथा राजनैतिक प्रशासनिक सहायता देना संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत बड़ा कार्य रहा है, जिसने बहुत से विशाल पैमाने की एक जनसंख्या या लोगों को स्वतंत्रता मुहैया कराई। और इसके साथ साथ यह राज्य अंतरराष्ट्रीय संबंध में लोकतांत्रिक हो गए, लोकतंत्र की स्थापना भी हुई और एक सामान्य जनता ने स्वतंत्रता का उपभोग किया। इसके पश्चात यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिकों ने 1945 के बाद कम से कम 60 से अधिक फील्ड मिशन किए, यानी कि शांति सेना कम से कम 60 से अधिक मिशन में शांति स्थापित करने के लिए गई और वहां के संघर्ष का समाधान किया। कुछ शांतिपूर्ण समझौते किए गए।
संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक है मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक पारित करना, अर्थात कि मानव के अधिकार समस्त विश्व में सुरक्षित रहें। यह इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स लगभग 80 मानवाधिकार संधियों या घोषणाओं में अपनाया गया है। देखा जाए तो मानव जाति के पूरे पिछले इतिहास की तुलना में पिछले 7 दशकों में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए और इन कानून का संहिताबद्धकरण किया गया, जिसके माध्यम से राज्य आपस में एक कानून के अंतर्गत कार्य करने लगे और बहुत से संघर्षों के समाधान में इन कानूनों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आज यूनाइटेड नेशन 80 देशों में करीब 80 मिलियन लोगों को भोजन और सहायता प्रदान करता है, लाखों बच्चों को वैक्सीन की आपूर्ति करता है। कोरोना काल जो अभी हाल ही में कितनी बड़ी व्याधि हुई, जिसमें जो मानव समाज के समक्ष एक बहुत बड़ी संकट के रूप में आया, उसका भी सफलतापूर्वक सामना करने में यूनाइटेड नेशन के अधिकरण WHO का योगदान रहा। इसने दुनिया के देशों में सामंजस्य स्थापित कर इस लड़ाई में या इस महामारी से बचने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम सम्मेलन जो पर्यावरणीय से संबंधित होते हैं, उन सम्मेलनों के द्वारा देशों के मध्य जागरूकता फैलाकर वैश्विक तापमान को नीचे रखने का या उसकी वृद्धि को रोकने का प्रयास किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए भी प्रतिबद्ध है और यह संघर्ष को कूटनीति के उपयोग द्वारा रोकने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके अधिकरणों को करीब 12 नोबेल शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कई समस्याओं का हल किया है, किंतु केवल उपलब्धियां ही संयुक्त राष्ट्र संघ के खाते में नहीं है, बल्कि कुछ कमियां भी हैं। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ कमियों के बिना नहीं। ऐसी ही कमियों में यह है कि NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि और CTBT होने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत से देशों को परमाणविक शक्ति बनने से रोक नहीं पाया। ऐसी ही कुछ विफलता सन 2002 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में हुई, जिसमें युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन केवल अफ्रीकी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए इसकी आलोचना की। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो कई स्थानीय संघर्ष हुए विभिन्न राज्यों में। उन संघर्षों में नरसंहार हुआ। उन नरसंहार को रोकने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया, जिसमें रवांडा के 100 दिन में के चले हुए भीषण नरसंहार में, ऐसे ही बोस्निया सर्ब राज्य में, डारफुर में
सूडानी नागरिक मारे गए। नाइजीरिया में बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन ने करीब 13,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। इस प्रकार अफगानिस्तान में लगभग 2,20,000 से अधिक लोग आज तक मारे जा चुके हैं। यह बॉडी काउंट की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कई जगह, खास करके राज्यों के उन मामले में जहां वह मामले किसी नस्लीय आधार पर नरसंहार से जुड़ जाते हैं और जिन्हें घरेलू मुद्दे कहकर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी के अन्य देशों के हस्तक्षेप से रोकने का एक आधार बनाया जाता है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुखता से विफल रहा। इसी को हम आगे अरब देशों में अरब स्प्रिंग से उत्पन्न लोकतंत्र के समर्थकों की हत्या के रूप में भी देखते हैं और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनों को बढ़ने से रोकने में भी देखते हैं। फिर भी यदि देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य यदि समयबद्ध तरीके से इसे निर्णय ले पाने में सक्षम होते तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार या पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसके लिए समय समय पर कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद को हमें अधिक लोकतांत्रिक बनाना होगा, जिसकी सदस्य संख्या हमको 15 से बढ़ाकर 23 तक या 25 तक करनी होगी और जिसमें ऐसे विकासशील देश जो काफी विशाल क्षेत्र और संसाधनों वाले हैं, जिनमें जापान, जर्मनी, नाइजीरिया और भारत का नाम प्रमुख है, उन्हें स्थान देना होगा। परंतु इस पर ऐसी कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि यह चारों देश एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सके, जिसमें भारत अपनी सदस्यता का दावा अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और विशाल जनसंख्या के आधार पर करता है। साथ ही साथ चूंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, यह आधार भी उसे स्थायी सदस्य बनने में सबसे प्रमुख भूमिका या सबसे प्रमुख आधार के रूप में माना जाता है। इसके पश्चात हम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन इकाई 13 के अध्याय में प्रवेश करेंगे। अभी तक आपने अंतरराष्ट्रीय संगठन को देखा या उसके बारे में जाना। आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन कई प्रकार के रहे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अपने अंग रहे, साथ में उसके आनुषंगिक संगठन रहे। अब हम अंतरराष्ट्रीय एक्सक्लूसिवली जो है वो इकोनॉमिक संगठन यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक संगठन के संबंध में बात करेंगे। इस अध्याय में आर्थिक संगठन कौन से हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य और ऐसे कुछ संगठनों के महत्व पर चर्चा की जाएगी। आर्थिक संगठनों के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम उल्लेखनीय है, जो ब्रेटन वुड्स समझौते के स्वरूप स्थापित हुआ, अर्थात यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही स्थापित हो गया था। ब्रेटन वुड्स के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तावित विचार को सहमत दी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक समृद्धि ही शांति को बढ़ावा दे सकती है और ऐसी नीतियों के फलस्वरूप ही हम अंतरराष्ट्रीय शांति की ओर अग्रसर होते हैं। इस आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को संगठित किया गया या बनाया गया।
संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य IMF के सदस्य होते हैं और इसका कार्य है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग करना, विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान के संतुलन में मदद करना, सलाह और कर्ज देकर आर्थिक संकट से निपटने में मदद करना। व्यवहार में IMF आर्थिक निगरानी रखता है, यानी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तैयार करता है। यदि वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए तो यह ऋण उपलब्ध कराता है और ऋण उपलब्ध कराते समय यह कुछ मानदंडों पर या कुछ शर्तें शामिल करता है, किंतु इसके संचालन में कमियां होती हैं क्योंकि यह सदस्य देशों के वित्त पोषण से काम करता है। अर्थात जो सदस्य जितना अधिक वित्त पोषण करता है उसका प्रभाव उस संगठन पर उतना ही अधिक होता है और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से वह देश जो जितना अधिक वित्त पोषण करता है वह इन संगठन के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों में जहां ऋण दिया जा रहा है वहां अपनी नीतियों को कार्यान्वित कराने में सफल रहता है। और ऐसी सफलता में अमेरिका का नाम प्रमुख है क्योंकि वह पूंजीवादी उदारवादी संगठन है। आज विश्व बैंक भी एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के रूप में जाना जाता है जो 1944 में स्थापित हुआ। इसकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार में विफलताओं और गरीबी को समाप्त करने से थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक शामिल है। इनके कार्यों में ऋण और अनुदान एवं अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करना है। IBRD का कार्य मध्य और निम्न आय वाले देशों में वित्तीय विकास को बढ़ावा देना। IMF और विश्व बैंक लगभग एक समानांतर ही संगठन है, किंतु केवल इनकी संरचनात्मक संख्या के आधार पर इनमें अंतर किया जा सकता है। जहां विश्व बैंक की संरचना कुछ अधिक जटिल है वहां IMF एक सरल संगठन है, किंतु इनके उद्देश्य या इनके कार्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है। विश्व बैंक भी कृषि, सामाजिक जागरूकता या अंतरराष्ट्रीय दुनिया विश्व में गरीबी को बढ़ाने पर गरीबी को हटाने में सहयोग करता है और वही काम IMF का। एक जो सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है उसको आज हम WTO के नाम से जानते हैं और यह WTO 1995 में अस्तित्व में आया। इसने जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड ट्रीटी यानी GATT को प्रतिस्थापित किया जो पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रही थी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि WTO हालांकि एक नया संगठन है पर इसका आधार करीब 70 वर्ष पुराना है। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संगठन है जो 164 सदस्य देशों से बना है और यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। इसका लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सहज और अनुमानित रूप से प्रवाहित हो। इनकी कार्य पद्धति में निर्णय सर्वसम्मत से किए जाते हैं और इसमें 2 साल में कम से कम एक बैठक अवश्य होती है जो मंत्री स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। जो 16 शीर्ष निर्णय लिए जाते हैं उसका कार्यान्वयन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के रूप में यूरोपीय संघ का भी नाम उल्लेखनीय है। यूरोपीय संघ 1993 में स्थापित हुआ। हालांकि इसकी पूर्व पीठिका बहुत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। इसमें शामिल देश व्यक्तिगत आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की मांग करते हैं और इस आधार पर एकजुट होकर वैश्विक बाजार की स्थापना करना चाहते हैं। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद
और यूरोपीय आयोग सहित 3 अलग अलग आयामों पर कार्य करता है। संगठनात्मक ढांचे के रूप में यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और संसद तथा आयोग द्वारा संचालित है। इसमें समय समय पर यानी 6 महीने पर लगभग यूरोपीय अध्यक्ष के तहत कार्य किया जाता है। संसद नीतिगत बहस करती है, परिषद प्रस्तावित कानूनों को पारित करती है और हर 5 साल में एक बार सदस्यों का चुनाव होता है। यूरोपीय संघ एक प्रकार से क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें यूरोप के लगभग 25 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और इसका संगठन का बनाने का उद्देश्य आर्थिक आधार पर था, जिसमें एक समान मुद्रा प्रचलित हुई जिसे यूरो कहते हैं। किंतु अभी जल्द ही ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन ने इससे निकलने की घोषणा की है, जिसके कारण यूरोपीय संघ पर एक संकट सा आ गया है, क्योंकि इस ब्रेक्जिट के होने से अर्थात ब्रिटेन के निकलने से आयरलैंड और जर्मनी सहित कई देशों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के रूप में या वित्तीय संगठन में इसकी एक भूमिका रही है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति को आर्थिक नीति का परिणाम कहा था। 91 तक भारत एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में चल रहा था, लेकिन 91 के बाद एक ऐसी स्थिति आई जब भारत के पास आयात के लिए केवल 3 और हफ्तों का ही समय रह गया, जिसमें वह विदेशी मुद्रा के द्वारा अपना आयात का बिल चुका सकता था। ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव की नई सरकार के तहत तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में स्थिरीकरण पैकेज पेश किया गया और 91 की नई औद्योगिक नीति के माध्यम से सरकार का एकाधिकार बिजली, तेल, हाइड्रोकार्बन, वायु परिवहन और दूरसंचार पर समाप्त हो गया। सरकार ने 15 प्रमुख क्षेत्रों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया और इन पैकेजेस के द्वारा या कहीं इन नीतियों के द्वारा सरकार ने WTO में प्रवेश करने का रास्ता खोजा। अंततोगत्वा 1995 में WTO में विश्व व्यापार संगठन में भारत शामिल हो गया और अब IMF भारत अब समग्र ओट का 2.34% हिस्सा रखता है, जबकि विश्व बैंक में यह 2.91% है। भारत विश्व व्यापार में WTO की केंद्रीय भूमिका मानता है। भारत WTO और IMF में सुधार की मांग करता है ताकि विकासशील देशों को उनके प्रबंधन और व्यवस्था में बराबर की भागीदारी मिल सके। इस बैंक के सभी सदस्यों के पास बराबर मतदान का अधिकार। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष भूमिका रही है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग बढ़ाने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दुनिया के विभिन्न देशों में गरीबी से निजात पाने में या कर्ज से निजात पाने में सहायता की है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अध्येताओं कि विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अपनी भूमिका है। ऐसी स्थिति में अब आज का अध्याय यहीं समाप्त किया जाता है और आगे हम पुनः अगले अपने काउंसलिंग में भेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना।